हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा, ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। हम क्विकली रिवाइज कर लेंगे जो हमने पढ़ा है, ठीक है। इसमें जो आपके डाउट्स होंगे वो भी हम लेते जाएंगे बीच बीच में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था। इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, मतलब हमेशा ही होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम किससे डील करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फिनोमिना एसोसिएटेड विद स्टेशनरी चार्जेस। और इनको ग्रीक जो फिलोसफर थे, थेल्स करके उनका नाम था, उन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था एम्बर को रब करके। ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल मैंने आपको दे दिया, ठीक है। एम्बर का मतलब इलेक्ट्रॉन है। कुछ सिंपल ऑब्जर्वेशंस हैं आपके सामने, जैसे कॉम को रखा हुआ है पेपर बीड्स के सामने। इस कॉम को पहले रब किया था विद ड्राई हेयर। कई बार आपने देखा होगा छोटे छोटे बैलून जो है वो बैलून स्टिक हो जाते हैं विद हेयर। दिस इज समथिंग जो चार्ज के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। इस चैप्टर में हमारा यही पर्पस है कि ये किस तरह से होता है, ठीक है, और कौन से फिनोमिना इन्वॉल्व हैं। कुछ बेसिक चीजें, जो बॉडी है, दिस बॉडी जैसे आपको सरफेस पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज शो किया हुआ है। इसका मतलब ये एक मेटेलिक स्फीयर है और चार्ज कहाँ पे है? किसी भी मेटल के लिए, ठीक है। यू कैन राइट दिस लाइन कि चार्ज गिवन टू ए मेटालिक सरफेस, द चार्ज गिवन टू ए, ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते जाओ बेटा। मेटालिक सरफेस लाइज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इट। चार्ज गिवन टू ए मेटालिक सरफेस लाइज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इट। तो कहीं पे भी आपको अगर आउटर सरफेस पे चार्ज दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो जो आपको शेप दिख रही है, दिस इज सम मेटालिक स्फीयर, ठीक है बेटा। देन द चार्जेस which are not in motion, they are stationary on the surface, and study of such charges is called static electricity या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। सपोज ये एक कॉपर वायर है, एक एंड नेगेटिव बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, एक एंड पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ, यहाँ आपको बैटरी दिखाई नहीं हुई है। आप इमेजिन कर लो कि एक बैटरी ऐसे जुड़ी है, मैं जोड़ के दिखा देता हूँ। एक सेल या बैटरी ऐसे जुड़ी हुई है, ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है। सो वन एंड इज पॉजिटिव एंड द अदर एंड इज नेगेटिव। सो व्हाट विल हैपन, ऑल्दो इस चैप्टर में तो बात नहीं करेंगे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल स्टार्ट मूविंग। ये इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है अपोजिट टू द करंट ऐसे होगी। ऑल्दो इस चैप्टर में करंट की बात नहीं करेंगे, बट किसी भी मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हुए दिख रहे हैं। दीज आर चार्जेस इन मोशन, और मोशन में जो चार्जेस होंगे उनकी स्टडी को करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं बेटा। स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में तो हम करंट की बात नहीं करेंगे, ना मोशन की बात करेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? अबाउट स्टेशनरी चार्जेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है, मतलब हमारा जो यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया है और जो यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे उनमें डिफरेंस क्या है? जब चार्जेस स्टेशनरी हैं, रेस्ट पे हैं, तो उनकी स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, और जब चार्जेस मोशन में होंगे तो उसके स्टडी को करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। ये आपके सिलेबस के हिसाब से यूनिट 1 जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और यूनिट 2 जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, मतलब मोशन में जो चार्जेस होंगे उस पे बेस्ड होगा, ठीक है। चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये चार्ज होता क्या है, चार्ज का डेफिनेशन क्या है? चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे बाकी प्रॉपर्टीज की तरह, जैसे मास की तरह
चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है मैटर की, ठीक है, और ये चार्ज ऐसी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स। मतलब जब चार्ज होगा तो फोर्स लगेगी, और उस फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल फोर्स। चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शन जो है वो किस वजह से होती है? चार्ज की वजह से होती है। ठीक है बेटा। देन सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है एंड एक ऑब्जेक्ट है जो नेगेटिवली चार्ज है, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होती है। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, बट अगर दोनों पॉजिटिव होंगे दे विल बी रिपेल्ड बाय ईच अदर। ठीक है, देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट चार्जेस एंड रिपल्शन सिमिलर चार्जेस। इसका मतलब ये है कि चार्ज के कारण अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है। आपको पता है कि मास के कारण, ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं बेटा, मास के कारण तो हमेशा ही अट्रैक्शन होती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। चार्जेस को कन्वेंशनली दो नाम दिए हुए हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। प्रोटॉन इज सेड टू हैव ए पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन के चार्ज का जो नाम है, जो उसकी क्लासिफिकेशन है, उसको पॉजिटिव बोला है, और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव। तो प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज गिवन एज, और उसी नंबर को, जो नंबर कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, इसी नंबर को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड बेटा आपको पता है कि जब हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं तो बोलते क्या है? व्हाट इज दिस ई? ये नंबर तो है ही है, बट वी कॉल इट एज द फंडामेंटल चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? फंडामेंटल चार्ज, बेसिक चार्ज। जब फंडामेंटल चार्ज बोलेंगे तो इसको बोलने का ये मतलब होगा कि इससे छोटा चार्ज कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एंड दिस यू नो कि चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कमिंग नेक्स्ट इज, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस की। मास की तरह चार्ज भी एक फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब इनहेरेंट, ओरिजिनल प्रॉपर्टी है मैटर की। मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और हर एक एलिमेंट्री के पार्टिकल के पास चार्ज होता है। जैसे आपको बताया है, अगर न्यूट्रॉन को हम न्यूट्रल बोलते हैं तो वो भी क्वार्क से बना है, जो चार्जेस हैं, चार्जेस चार्ज पार्टिकल है, बट क्वार्क्स का नेट चार्ज न्यूट्रॉन में 0 होता है। ठीक है, चार्ज कैरिड बाय प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड दैट कैरिड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। किसी प्रोटॉन के चार्ज को पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव। फिर ये सिंपल प्रॉपर्टीज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि हम संडे सैटरडे को जो क्लास पढ़ेंगे उसमें ये सब क्विकली रिवाइज कर लेंगे। अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन और लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन होती है। ठीक है, यू कैन विजुलाइज विद द हेल्प ऑफ दिस। यहाँ क्या है, दो चार्ज स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हैंग किया हुआ है थ्रेड्स की हेल्प से। दोनों नेगेटिव होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी रिपल्शन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगी। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। ये बिल्कुल वैसे है बेटा, जैसे अगर मैं मैथमेटिकली लिख लूं, जैसे आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा ना कि दो मासेस के बीच में जो फोर्स होती है वो भी तो ऐसी ही होती है लिखने में, तो यहां पर भी ऐसा ही एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलेगा। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होती है। देन इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, और ये जो है ये तो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है चार्ज की। इस यूनिवर्सल प्रॉपर्टी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये भी हमने डिटेल में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। मैं भी क्विकली रिवाइज करा दूंगा। क्वांटाइजेशन का मतलब एडिटिव होता है, अलजेब्राइक सम लिखा है देखो, द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी
is always the algebraic sum of the individual charges. ठीक है, algebraic sum में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कंसीडर करके ऐड करते हैं. इनवेरिएंट होता है चार्ज, कल इसी की बात हो रही थी. इनवेरिएंट का मतलब क्या है कि चार्ज का वैल्यू कितना होगा वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि पार्टिकल रेस्ट पे है कि मोशन में है. इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट एज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मोशन ऑफ द चार्ज बॉडी और द ऑब्जर्वर. तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में, उसके चार्ज पर कोई फर्क उसका नहीं पड़ता है. द चार्ज एट रेस्ट इज सेम एज द चार्ज इन मोशन. चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, अभी नहीं. ये अभी इस पे आता है बेटा, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, फिर से करते हैं, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले दो चार्जेस हैं, ठीक है, पॉइंट चार्जेस की बात करते हैं. हम बात करते हैं एडिटिविटी की. यू नो व्हाट इज एडिटिविटी, वी हैव स्टडीड. जिन्होंने नहीं लिखा दे कैन राइट. इफ ए सिस्टम कंटेन्स 2 point charges q1 q2 then the total charge is obtained by algebraically adding q1 and q2. ठीक है, जिसका ये मतलब है they are added like the real numbers or scalars just like mass, but the only difference is कि जब हम चार्ज की एडिशन करेंगे, जब हम बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स के एडिशन की बात करेंगे तो साइन भी कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. तो अगर किसी सिस्टम में n चार्जेस हैं जिनकी वैल्यूज हैं q1 q2 q3 qn, तो टोटल चार्ज विल बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग. ठीक है, चार्ज स्केलर है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं है. तो किसी भी चार्ज को हम जो पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं वो उसकी नेचर के बेसिस पे बोलते हैं. उसकी पोलैरिटी होती है वो उसकी डायरेक्शन के बेसिस पे नहीं बोलते. जैसे नॉर्मली जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वहां हम डायरेक्शन की जो बात करते हैं उसके बेसिस पे प्लस माइनस बोला जाता है. यहाँ प्लस माइनस नेचर के बेसिस पे है. ठीक है, दैट इज द डिफरेंस. मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव वेयर एज द चार्ज ऑफ ए बॉडी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, एल्जेब्राइक सम का मतलब है कि प्रॉपर साइन यूज करना पड़ता है, हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग द चार्जेस ऑफ ए सिस्टम. फॉर एग्जांपल, अगर ऐसे ही सिंपल एग्जांपल ली मैंने, 1 2 3 4 5 को ऐड किया तो 15 आएगा ऑफ सेम यूनिट. सेम यूनिट मतलब अगर सब कूलम में है तो कूलम आएगा, सब माइक्रो कूलम है तो सब माइक्रो कूलम ही आएगा आंसर आपका. ये इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, आज तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, यहाँ मैं क्विकली बता दूंगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है. ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि जितने भी चार्जेस हैं दे आर ऑलवेज अवेलेबल एज मल्टीपल्स ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल चार्ज. ठीक है बेटा, ये पिक्चर क्लियर है ना कि इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है कि अगर मैथमेटिकली लिखना होगा, आज तो आपको दिख जाएगा अभी, तो प्लस माइनस एन ई क्या है, बेसिक चार्ज. n can be +1 या -1, +2 या -2, +3 या -3. That is why we say it is integral multiple of fundamental charge. ठीक है, we write q equal to plus minus ne. n is an integer, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव. बेसिकली n is the number of electrons. हम q को बोलते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, n हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि n तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी नेगेटिव नहीं होता है. हाँ, हम चार्ज की नेचर को नेगेटिव बोलते हैं जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा. ठीक है, और चार्ज का जो बेसिक यूनिट है, जो छोटा पॉसिबल चार्ज है, छोटे से छोटा, उसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं. और जब ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बोलेंगे क्या, बेसिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज. ठीक है, तो जब किसी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी रिटन एज -e, और जब किसी प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन के चार्ज को क्या लिखेंगे, +e.
इसी फैक्ट को इसमें क्या देख रहे हैं हम कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है दैट इज ऑलवेज अवेलेबल एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं बेटा, क्वांटाइज्ड होती हैं। लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशंस यहाँ क्वांटाइजेशन की बात की जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम ये पढ़ते हैं कि जो जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, देखो आपने 11th में पढ़ा होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंट क्वांटाइजेशन, बोर्स क्वांटाइजेशन बोलते हैं इसको हम, क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट्स। सिंपली क्वांटाइजेशन का मतलब है डिस्क्रीट। हर एक वैल्यू जब पॉसिबल नहीं होगी, यहाँ जो n है इसकी हर एक वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। यहाँ n जो है वो क्या होता है पता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ द ऑर्बिट्स। तो बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहां बात की जाती है अबाउट क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है ये माइकल फैराडे ने दिखाया था सबसे पहले। तो फर्स्ट सजेशन अबाउट क्वांटाइजेशन वाज गिवन बाय माइकल फैराडे। लेकिन एक साइंटिस्ट थे मिल्कन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, दैट इज अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्योंकि देखो बेटा, अभी तक ना इलेक्ट्रॉन किसी ने देखा नहीं है, नोबडी हैज सीन एन इलेक्ट्रॉन। तो एक साइंटिस्ट है मिल्कन के नाम से, आप जब हायर लेवल पे थोड़ा फिजिक्स पढ़ोगे तो मिल्कन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू द मास रेशो को कैलकुलेट किया था। जब ये रेशो निकाल ली, चार्ज तो पहले से ही पता था, उससे इलेक्ट्रॉन का मास भी पता चल गया, ठीक है, जिससे ये पता चला कि ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है। और आज तक भी हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को तो नहीं बोलते, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है दे आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है, ये लिख लीजिए आप चाहे, आपने मैंने लिखवाया भी है कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स are not fundamental particles because they are made up of quarks. They are made up of quarks. लेकिन बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स फंडामेंटल होते हैं। अभी तक ये नहीं पता चला कि इलेक्ट्रॉन से छोटा भी कुछ होता है या इलेक्ट्रॉन भी किसी पार्टिकल से बना है क्या, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के अंदर भी कुछ है, इलेक्ट्रॉन का अभी तक फर्दर डिवीजन किसी ने स्टडी नहीं किया। तो हमारा जो एसआई सिस्टम होता है, उस एसआई सिस्टम में चार्ज का यूनिट जो है दैट इज कूलम, एंड वी राइट कैपिटल C फॉर कूलम, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम से जो भी यूनिट होता है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है बेटा। ये हो गया क्वांटाइजेशन। तो कूलम को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर कूलम को डिफाइन करना होगा तो, सिंस देखिए आल्दो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका कोई रोल नहीं है अभी, लेकिन अगर आपको याद होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा, चार्ज अपॉन टाइम होता है करंट, ठीक है। तो चार्ज हो गया करंट इनटू टाइम, इसी से यूनिट भी निकलता है। अगर 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड के लिए फ्लो करे तो इसका मतलब चार्ज 1 कूलम होगा। 1 एम्पियर करंट जब 1 सेकेंड के लिए फ्लो करती है तो चार्ज 1 कूलम होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, जिसे हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको कितना वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना होगा, हमने न्यूमेरिकल्स किए बेटा काफी सारे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी कैलकुलेट करना होगा तो n कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q/E। तो अगर 1 कूलम में कैलकुलेट करना है, ये 1 कूलम लिखा था, यहाँ 1 कूलम लिखा था, यहाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19, फिर मैंने आपको बोला ये कूलम और कूलम कैंसिल कर दो, तो ये सॉल्व करके आता है कितना, ये अप्रोक्सीमेटली लिखा है, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आई थी 6.25 इंटू 10⁻18। तो हमने बोला इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। वी हैव डन दिस। देन
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत बड़े बड़े चार्जेस से हम डील नहीं करते, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर एक कूलम की भी बात की जाए तो एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये नंबर जो है बेटा, ये नंबर बहुत बड़ा है। एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18। इसलिए अगर 2 कूलम होगा, देखो इससे डबल, 3 कूलम होगा तो इससे ट्रिपल, तो वो बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। इसलिए जो लार्ज मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं दे आर सेल्डम, सेल्डम मींस रेयरली यूज्ड, ठीक है। एंड वी डील विद स्मॉलर चार्जेस लाइक माइक्रोकूलम, मिलीकूलम, नैनोकूलम एंड पीकोकूलम, राइट। फिर क्वांटाइजेशन में थोड़ा सा और बताऊंगा अभी, हाल तो हमने किया हुआ पहले। पहले ये समझो बेटा कि अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं दे आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर ओनली बेसिक चार्जेस इन द मैटर, ठीक है। मान लीजिए कि कोई एटम है, ठीक है, उस एटम में सपोज हमारे पास उस एटम में ये ऑर्बिट है 1 2 3 और ये है न्यूक्लियस, ठीक है। अगर बेटा किसी भी एटम में n1 प्रोटॉन्स है, अगर n1 प्रोटॉन्स है तो इन n1 प्रोटॉन्स का चार्ज कितना हुआ? कौन बताएगा? कोई बोल के बता दो, n1 प्रोटॉन्स का चार्ज कितना हुआ? n1 इंटू ई, ठीक है। ये प्रोटॉन्स कहाँ है? ये प्रोटॉन्स यहाँ न्यूक्लियस के अंदर है, राइट, यहाँ पे। फिर अगर यहाँ ऑर्बिट में पहले में, दूसरे में, तीसरे में, टोटल मिला के अगर n2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, न्यूट्रल स्टेट नहीं है, n2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ लॉस हुआ, गेन हुआ, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना हुआ? -10 टू ई। तो इसलिए इन जनरल जब हम टोटल चार्ज की बात करेंगे तो वो होगा n1e प्लस n2 इंटू -e। पता चल रहा है जानवी? सो q इज इक्वल टू, इन जनरल q इज इक्वल टू n1 माइनस n2 इंटू e। तो यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा, अगर n1 बड़ा है मींस अगर प्रोटॉन्स ज्यादा है, या ऐसे बोलो, या ऐसे बोलो कि अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो ये वैल्यू पॉजिटिव आती है रिजल्ट, और अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो ये रिजल्ट नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर सोचो n1 और n2 बराबर हैं, इफ n1 इज इक्वल टू n2 तो q विल बी इक्वल टू 0। इसको मैंने क्या बोला था? इसको मैंने बोला था बैलेंस्ड इलेक्ट्रिकल स्टेट है जी, ठीक है बेटा, यही आपको अभी देखना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी बॉडी के पास, देखो यहां रिवर्स कर दिया, n1 इलेक्ट्रॉन्स लिए और n2 प्रोटॉन्स लिए, n1 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा? मैंने लिख दिया, तो यहां होगा n1 इंटू माइनस ई, और n2 प्रोटॉन्स का चार्ज कितना होगा? n2 इंटू ई। n1 n2 इंटीजर्स हैं तो देयर डिफरेंस विल आल्सो बी एन इंटीजर, तो नेट चार्ज क्या बनेगा? यहाँ n2 माइनस n1 इंटू ई, ठीक है। ये लिखा हुआ ऊपर, यहाँ देख लीजिए आप, ये लिखा है। फिर स्टेप साइज की बात कर रहे थे हम, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई है एंड कैन बी इंक्रीज आल्सो इन स्टेप्स, लेकिन ई से नेक्स्ट वाला क्या होगा? 2e, फिर नेक्स्ट वाला 3e। तो ये स्टेप साइज जो है दैट इज वेरी स्मॉल एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। जब हम बड़े चार्जेस से डील करेंगे तो हम इस क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। यू हैव अंडरस्टूड दिस इन डिटेल। जब हम ये बोलेंगे दैट द ग्रेनी नेचर ऑफ चार्ज इज लॉस्ट, इसका मतलब ये है कि जब ये बेसिकली क्या, देखो मिनिमम पॉसिबल चार्ज इज ई, इसके बाद क्या होगा? 2e,
उसके बाद 3e। अब देखने में आपको लगेगा 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस e का है। और ये e जो है इट इज ए वेरी स्मॉल वैल्यू, इतने कूलम। तो ग्रीनी नेचर का ये मतलब है कि ये अगर e है तो 2e भी इतना ही होगा, इसके बिल्कुल पास होगा, मतलब दिस गैप इज वेरी वेरी स्मॉल। और ये गैप कम होने के कारण ही हम मैक्रोस्कोपिकली, कल वाले लेक्चर देख लो डिटेल में, मैक्रोस्कोपिकली हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर करते हैं। ठीक है, हम क्वांटाइजेशन को तभी कंसीडर करेंगे व्हेन वी आर डीलिंग विद स्मॉल चार्जेस, मींस माइक्रोस्कोपिकली। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम नेक्स्ट लेटर ऑन पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट। डॉटेड लाइन viewed from a distance appears continuous. You remember this example? A dotted line viewed from a distance appears to be continuous, but in reality it is not continuous. फिर से बता दूं करके, या याद है आपको? अगर एक डॉटेड लाइन बताते हैं, वो डॉटेड लाइन दूर से आप देखो तो वो कंटिन्यूस दिखेगी, ऐसे मैं बना दूं। ठीक है, ये तो डिफरेंस फिर थोड़ा ज्यादा बन रहा है, यू कैन मेक द डिफरेंस मोर स्मॉलर, डॉट डॉट्स करके बनाओ, तो इनके बीच का डिफरेंस डिस्टेंस बहुत कम रखना। तो जब बहुत कम रखोगे ना तो इट विल अपीयर लाइक कंटिन्यूस ही है। तो इसीलिए जब हम डेली लाइफ में बड़े बड़े चार्जेस से डील करते हैं तो तब हम इस क्वांटाइजेशन को इग्नोर करते हैं, तब हम ये बोलते हैं कि चार्ज डिस्क्रीट नहीं बल्कि कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स पास पास होंगे। विल गिव एन इंप्रेशन ऑफ ए कंटिन्यूअस लाइन एंड मैनी स्मॉल चार्जेस टेकन टुगेदर अपीयर एज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बात करेंगे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, ये हमने सब पढ़ लिया, इसको अभी दोबारा करने का कोई फन नहीं है। क्वांटिटी, ये माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत सारे चार्जेस। ठीक है, आपको ये चाहिए होगा तो मैं इसका रिकॉर्डिंग दे भी दूंगा। मैक्रोस्कोपिक लेवल वेयर वी चार्जेस आर वेरी लार्ज, देन E is being very small, हम इग्नोर कर देते हैं। तो स्केल इन्वॉल्व इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो E, तो चार्ज को कंटिन्यूस बोलेंगे, और अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो चार्ज को डिस्क्रीट बोलेंगे। फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की मैंने आपको कल बड़ी सारी एग्जांपल्स दी। ठीक है, अभी थोड़ी और डिफरेंट एग्जांपल्स भी पढ़ ले कि ये जो क्वांटाइजेशन है बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसके लिए ना कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, इट इज ए यूनिवर्सल लॉ, मींस नो एक्सेप्शन। कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होनी चाहिए, हमेशा वैलिड होता है, यूनिवर्सल लॉ है ये। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज ए यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, वी कॉल इट एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सॉरी क्वांटाइजेशन नहीं। The law of conservation of charge, like law of conservation of mass, law of conservation of energy, law of conservation of linear momentum, angular momentum, the net charge always remain constant. मान लीजिए A है, we have 5 plus symbol sign यहाँ दिख रहे हैं आपको, दूसरे वाले में we have 8. So number matter नहीं करता है, when you touch them, ठीक है, आफ्टर कॉन्टैक्ट यू सेपरेट देम, तो दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी चार्जेस की। लेकिन अगर आप ऐड करके देखोगे दोनों का तो इट विल बी सेम। ठीक है, टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर विल बी सेम। ऐसे ही एग्जांपल है, ए ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क बिकम्स पॉजिटिव, सिल्क बिकम्स नेगेटिव, ऐसे सारा, लेकिन नेट चार्ज बिफोर एंड आफ्टर विल बी जीरो। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, ये भी एक एग्जांपल बता देता हूं आपको। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है बेटा, यहाँ एक आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है, बिकॉज आई टोल्ड यू कि क्वांटाइजेशन इज ऑल, ये कंजर्वेशन इज ऑलवेज वैलिड। ठीक है, आल दो अभी तो नहीं पढ़ा हमने, बट अगर एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, ये मॉडर्न फिजिक्स का एक रिएक्शन है।
ये इलेक्ट्रॉन है, ये बेटा प्रोटॉन नहीं, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो फोटॉन बनता है। फोटॉन मींस गामा रेडिएशंस। ठीक है, पॉजिट्रॉन क्या होता है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, रिमेंबर पॉजिट्रॉन मींस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो आप बोलोगे वो तो प्रोटॉन हुआ, नहीं। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मतलब इसका चार्ज जितना प्रोटॉन का चार्ज है उतना है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसी का पॉजिटिव। बट बेटा जो पॉजिट्रॉन है उसका मास उतना होता है जितना इलेक्ट्रॉन का मास है। अगर मैं पॉजिट्रॉन बोल रहा हूं तो ये है, अगर मैं बोलूंगा ना प्रोटॉन, देखो डिफरेंस, प्रोटॉन का चार्ज है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन प्रोटॉन एक हैवियर पार्टिकल है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है उसका मास। तो प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन सेम नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स में इस पे पढ़ेंगे हम डिटेल्स भी। तो पॉजिट्रॉन बेसिकली अगर आपको डिफाइन करना है तो पॉजिट्रॉन इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज ए पॉजिट्रॉन? इट इज ए एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक प्रोसेस है, एक फिनोमेना है जिसे बोलते हैं पेयर प्रोटेक्शन, कि एक गामा रे फोटॉन जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है इनटू प्रोटॉन, सॉरी इनटू प्रोटॉन नहीं, इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो फॉर द टाइमिंग ये पता चल गया कि ये एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है गामा रे फोटॉन। न्यूक्लियर रिएक्शंस में बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शंस में चार्ज कंजर्वेशन वैलिड है। कल मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, ये दूसरी एग्जांपल एक और आ गई, तो यू कैन हैव ए गुड कलेक्शन ऑफ एग्जांपल्स। एक यूरेनियम का आइसोटोप है 92-235, एक स्टेबल आइसोटोप है यूरेनियम का ये। जब इसमें एक न्यूट्रॉन एंटर करता है, इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंटर करता है, तो ये पहले तो बन जाता है, यहां थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखा है, पहले ये बन जाता है यूरेनियम 92-236 न्यूक्लियस, और ये जो है ये अनस्टेबल है, ये जिनॉन और स्टोर्शियम में भी कन्वर्ट होता है अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, ये बेरियम और क्रिप्टॉन में भी कन्वर्ट होता है, वो भी आपको कल बताया था। ठीक है, अगर आपको याद होगी ये वाली रिएक्शन, तो इस तरह से भी है। ठीक है, यहाँ भी यू कैन जस्टिफाई 56, 36, 92, यहाँ देखो 54, 38, 92। तो इस तरह की रिएक्शंस जो है ये चार्ज कंजर्वेशन को वैलिडेट करती हैं। चार्ज कंजर्वेशन वैलिड होता है हर एक रिएक्शन में, इनिशियल चार्ज 92e और फाइनल चार्ज भी 54, 36, 92। ठीक है, अगेन वी हैव सम सिंपल न्यूमेरिकल्स, छोड़िए इनको अभी। ठीक है, फिर बिल्कुल बेसिक आ जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू 3 कैटेगरीज: कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स मींस बैड कंडक्टर्स, एंड सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनका कंडक्टिविटी लेवल इन बिटवीन होता है। इंसुलेटर से बेटर कंडक्टिविटी होती है लेकिन मेटल से कम होती है। मैं एक आपको ना एग्जांपल देता हूं, केमिस्ट्री में देयर इज ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखो, इसको बोलते हैं, ये है ग्रुप 4a, या दिस इज कॉल्ड एज ग्रुप 14। आपको पता है ग्रुप 14 कौन सी फैमिली है? केमिस्ट्री तो पता है सबको? नहीं, ग्रुप 14 इज कार्बन फैमिली। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? कार्बन है, देन वी हैव सिलिकॉन, जर्मेनियम है, देन वी हैव टिन, लेड। ठीक है, चलिए हमने सिंबल क्या करने हैं, चलो फिर भी। अब ये जो ग्रुप 14 है ना, डाउनवर्ड ट्रेंड देखो क्या है इस ग्रुप में। ये जो कार्बन है बेटा, ये कार्बन इंसुलेटर है। इस ग्रुप में ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है,
ये सेमीकंडक्टर्स हैं, और इस ग्रुप में टिन और लेड जो है, टिन और लेड जो है ये कंडक्टर्स हैं। बेसिकली क्या है, अगर मैं रीजन बताऊं आपको, आप में से किसी ने पूछा था कि इंसुलेटर्स में कंडक्शन क्यों नहीं होती है। अगर मैं कार्बन की बात करूं, आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। सो हाउ मेनी ऑर्बिट्स आर देयर, ये न्यूक्लियस आ गया, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो दूसरे वाले ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर मैं बोलूं सिलिकॉन की बात करूं, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, तो यहाँ 1 2 3 ऑर्बिट होंगे। इन द सिमिलर वे अगर मैं नेक्स्ट वाला ले लूं, जर्मेनियम ले लूं जैसे, तो बेटा जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 32 है। तो 32 होने के कारण 2 8 18 4, तो 1 2 3 और 4, और ऐसे ही अगर आप आगे चलोगे तो ये स्ट्रक्चर और बढ़ता जाएगा। एंड यू कैन सी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूर दूर होते जा रहे हैं। तो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा उसकी एफिनिटी जो न्यूक्लियस के साथ है, जो अटैचमेंट है, वो उतनी ही कम होगी। दैट इज वाई जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है तो वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, और जब वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है तो वो इजीली फ्री नहीं हो सकता, इसलिए वो इंसुलेटर ही रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं फ्री हुए। सिलिकॉन और जर्मेनियम में थोड़े हो जाते हैं, थोड़े नहीं होते। दैट इज वाई सिलिकॉन और जर्मेनियम कम इन द कैटेगरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। बट जो टिन और लेड है, वहां तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो न्यूक्लियस से इतना दूर है कि वो न्यूक्लियस को छोड़ ही देते हैं। दे आर ऑलवेज आउटसाइड द वैलेंस बैंड, दैट इज व्हाई दे आर गुड कंडक्टर्स। ठीक है, तो ये सब एक दिन में नहीं आ जाएगा, बट क्लासिफिकेशन एटलीस्ट आपको समझ में आने चाहिए कि जितना ऑर्बिट छोटा होगा न्यूक्लियस के उतना ही पास होगा इलेक्ट्रॉन, और जितना बड़ा होगा दूर होगा, दूर होने से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है इजिली। ठीक है, कुछ है इसमें पूछने वाला, यू कैन आस्क। सो नेक्स्ट इज कंडक्टर। ठीक है, पूरा मैंने समझा दिया वैसे आपको एग्जांपल के साथ। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। चार्ज कंडक्टर इंसुलेटर क्या हुआ? ठीक है, या तो फ्लो करते नहीं, ये बहुत ही कम होता है। सिल्क, कॉटन, थ्रेड्स, रबर, मैनी पार्टिकल्स। चार्ज्ड इंसुलेटर, तो किसी इंसुलेटर की चार्जिंग करेंगे ना तो वो चार्ज वहीं रहेगा जहां है, उसका फ्लो नहीं होता है। तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिव इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, दे आर बिटवीन, इन बिटवीन जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक, दीज आर। तो इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब चार्जिंग, कैसे चार्जिंग करते हैं, क्विकली रिवाइज करेंगे मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। वन इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सबको याद होगा। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, 3 मेथड पढ़े थे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन मतलब जब हम रब करते हैं सब्सटेंसेस को अगेंस्ट ईच अदर, लाइक व्हेन वी रब ए ग्लास रॉड विद ए पीस ऑफ सिल्क, सो व्हाट हैपेंस आफ्टर दे आर रब्ड, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं। जब ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ग्लास विल बिकम पॉजिटिव, और जब सिल्क में इलेक्ट्रॉन आएंगे, सिल्क विल बिकम नेगेटिव। दिस प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या मतलब होता है? किसी अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज्ड बॉडी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ देखिए, बिफोर रबिंग ग्लास भी न्यूट्रल है, सिल्क भी न्यूट्रल है, लेकिन जब हम रब करेंगे तो ग्लास इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, सिल्क विल गेन, तो ग्लास विल बिकम पॉजिटिव, सिल्क विल बिकम नेगेटिव। नाउ द क्वेश्चन, अभी मेरे ख्याल से आपको इसका आंसर पता होगा कि ग्लास से इलेक्ट्रॉन सिल्क में क्यों गए, सिल्क से ग्लास में क्यों नहीं आए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, लेकिन क्या होता है, जैसे अगर मैं एग्जांपल देके बताऊं, सपोज हमारे पास सिचुएशन ऐसी है, जैसे अभी भी बता रहा था कि एक एटम ऐसा है जिसमें वी हैव सपोज इलेक्ट्रॉन्स लाइक 3 ऑर्बिट है, या
1 2 और 3 ऑर्बिट है, और दूसरा ऐसा है जिसमें वी हैव 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये जो बी है, ये ए और ये बी ले लो, तो बी के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा लूजली बॉन्डेड हैं एज कंपेयर टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए। तो ये आपको मैंने लाइन लिखवाई थी, मैं फिर से लिख देता हूँ, सम ऑफ यू माइट हैव मिस्ड, कि जब भी रबिंग करते हैं देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from the atom in which they are more loosely bonded to the atom in which they are less loosely bonded। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है जहां वो ज्यादा लूजली बॉन्डेड होता है, और इस प्रॉपर्टी को भी मैंने बताया था, अभी मैं इतना रिपीट नहीं कर सकता हूँ एक दिन में। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए, दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। इसका मतलब ग्लास के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा लूजली बॉन्डेड है एज कंपेयर टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिल्क, इसलिए ग्लास से सिल्क में गए। ठीक है बेटा, सो ग्लास नेगेटिव, सिल्क पॉजिटिव। इंडक्शन में हम क्या करते हैं, इंडक्शन में वी कीप द बॉडीज क्लोज टू ईच अदर, बट उनको आपस में टच नहीं करते, देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडीज। तो क्या होता है इंडक्शन में, देखो ये बॉडी लाई उसके सामने, क्या हुआ देखो, उसके बाद दूसरे वाले स्फीयर से नेगेटिव आ जाएगा इस तरफ, ये एक साइड इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी और दूसरी साइड इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। ठीक है, यहां पूरा नेगेटिव हो गया, फाइनल बता दिया, क्यों, क्योंकि यहां अर्थिंग नहीं की है। चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन में क्या होगा, दोनों को टच कर देंगे, टच करेंगे फ्लो करेगा चार्ज और आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये हमने डिटेल में पढ़ा हुआ बेटा पहले। ठीक है,